अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल भाई? हुमा एक हफ्ते की छुट्टी पे हैं, इस दौरान नीलम हमारा साथ देंगी। थैंक यू नीलम फॉर बीइंग विद अस। और वीकेंड तो हमारा गुजरा, लेकिन मेरा वीकेंड तो ज़रा तबीयत की नासाजी में गुजर गया और अभी भी बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आया हुआ हूँ और बैठा हुआ हूँ। आपसे ये कहना है कि एहतियात करें, गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी है, पर्टिकुलरली फल सब्जियाँ वगैरह अगर आप थोड़ी सी भी अगर आप ऑफ लग रही है ना आपको, स्पेशली फल तो ना इस्तेमाल करें। और मेरे साथ फल के आगे पीछे क्या खाना है ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने एक अदद आम का शेक पी लिया। अब आम का शेक हो तो वो तो इंसान से रेजिस्ट नहीं हो सकता ना किसी भी सर्कमस्टांसिस में। सो पता लगा कि उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी और उसके बाद से बस मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल। मौसम चूंकि ऐसा है, गर्मी है और फिर एसी से एकदम से आप बाहर निकलते हैं तो गर्मी सर्दी भी हो जाती है, तो ये तबीयत का ख्याल रखने की बहुत गैस्ट्राइटिस और बदहजमी और ये तमाम इश्यूज जो है ना इस मौसम में होते ही हैं, खासतौर पे बच्चों में भी। और पर्टिकुलरली पिछले दिनों तो पंजाब में आपको पता है हमने सेगमेंट भी किया था, आपने न्यूज़ भी की होगी, वबा की सी सूरत अख्तियार कर गया था ये मामला हैज़ा, और अब यही कुछ सूरत हाल यहाँ पर भी नज़र आ रही है। खैर कोशिश करेंगे कि हमारे 2 घंटे अच्छे गुजरें और हमारी ये जो अपनी तकलीफ है हमें, मैं आपका साथ दूंगी। हाँ, आप हमारा साथ देंगी और आप हमारा साथ देते हैं तो इससे ज़रा तसल्ली हो जाती है। खैर हमारे पास बहुत कुछ है भाई। एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या सरगोदा में हुआ। शादीशुदा खातून थी, 2 बच्चे थे, मियाँ उसका बाहर जॉब करता था और बाहर जॉब करता था तो मियाँ से मिलने के लिए जाना चाहती थी और इस रंजिश पर सुसर ने मार दिया उसे, कुल्हाड़ी के वार करके मार दिया। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, इसकी तफसील भी हम आपको देंगे। बहुत सी गज़लें तो हमने आपको टॉप स्टोरी में ही सुना दी, बहुत से गीत बता दिए, सुना दिए, लेकिन कुछ और कलेक्शन हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से, आपको पता है जब इस किस्म का कोई ट्रिब्यूट हो तो हर किसी के अपने फेवरेट सामने आ जाते हैं और फिर सबको अकोमोडेट करना मुश्किल होता है। लेकिन सभी के फेवरेट थे। हाँ, और हर एक के पर्टिकुलर गाने कुछ फेवरेट होते हैं ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे ही चला सकें, लेकिन फिर भी हमने एक बेहतरीन कलेक्शन आपके लिए तैयार की है। दैट विल कम लेटर इन द शो। लेकिन उससे पहले जैसे हम बात कर रहे थे, सरगोदा से बड़ी ही एक अफसोसनाक खबर आ रही है। सरगोदा में शादीशुदा खातून के कत्ल का हौलनाक वाक़या पेश आया, जिसमें सुसर ने बहू को कुल्हाड़ी के वार करके जाँ भाग कर दिया। खातून 2 बच्चों की मां थी और उसका शौहर बहरीन में काम करता था। ऑस्ट्रेलवी शहरियत रखने वाली ये खातून बच्चों के साथ अपने शौहर से मिलने बहरीन जाना चाहती थी और ये बात खातून के सुसर को अच्छी नहीं लगी और सुसर ने इसी रंजिश पर बहू को कत्ल करके अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। मलिक असगर है हमारे साथ, कॉरेस्पॉन्डेंट है जियो न्यूज़ के, वो बताएंगे कि और क्या मामला थे इस खानदान के। जी, यहाँ सरगोदा का एक इलाका है सुपीरियर टाउन। यहाँ पर कल इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ पर सुसर ने कुल्हाड़ी के वार करके अपनी जो है बहू, उसको इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बुनियादी तौर पर ये बहू जो है साजिदा तस्लीम, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और 2 बच्चों की माँ थी। जो इसका शोहर है ये बहरीन में जॉब करता है और ये इसका अपने ससुर के साथ महज इस बात पर झगड़ा हुआ कि खातून चाहती थी कि वो अपने बच्चों को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली जाए, लेकिन ससुर इस बात पर रजामंद नहीं थे। इस बात पर उसका झगड़ा हुआ। ससुर ने इंतहाई बेदर्दी से कुल्हाड़ी के वार करके अपनी जवान साला बहू को कत्ल किया और बाद में जो है वाक़े को छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन अहले मोहल्ला को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने थाना सेटलाटाउन पुलिस को इतला दी, तो पुलिस ने उसके शोहर को गिरफ्तार कर लिया है, आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। जबकि ये 24 साल जो कत्ल होने वाली लड़की है, इसको भी सुपुर्द खाक कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े की मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तमाम पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बहुत कम उम्र में इस ससुर ने अपने ही 2 बच्चों जो थे, बेटे के 2 बच्चे हैं, उनको तो शौहर इस खातून का जो शौहर है जो बहरीन में काम करता था, वो इस वाक़े के बाद आया है? क्या मामला है उसका? उसकी तरफ से कोई बयान, कोई मौक़िफ़ सामने आया उसका? अभी तक रोजगार के सिलसिला में वो शौहर बहरीन में ही है। उसके शौहर की भी ख्वाहिश थी कि ये अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, उसकी ससुर की ख्वाहिश ये थी कि यहाँ पाकिस्तान में बच्चों की कफालत ठीक होगी, ऑस्ट्रेलिया में बेरा रवि का शिकार हो जाएंगे। इस वजह से इनकी आपस में तलखी हुई थी, लेकिन शौहर की भी ख्वाहिश थी कि ये अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं तो बहरीन आ जाए। सुसर जो है वो रिटायर्ड ऑफिसर है एक सरकारी महकमे का, और वो कहते हैं बहुत सख्त गिर था और अक्सर ही इसके साथ झगड़ा करता था और तैश में आके इसने इंतहाई बेदर्दी से कुल्हाड़ी से इसे कत्ल किया। बहुत ही ट्रैजिक मामला है। बहुत शुक्रिया आपका। अदम बर्दाश्त का वाक़या मलिक असगर। और पता है क्या, हम अपने इर्द गिर्द हर ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसी स्टोरी होती है, यकीन मानिए,
जिसमें बच्ची की आप बाहर का रिश्ता देख के शादी कर देते हैं और फिर वो लड़का बच्ची को छोड़ के चला जाता है, बाज़ औक़ात सालों वापस नहीं आता, बच्चे भी हो जाते हैं इस दौरान। मतलब आई नो समबडी इन माई फैमिली पर्सनली 5-6 साल, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है। ऐसी शादी करने का क्या फ़ायदा है जहाँ बच्ची। और ये खातून तो अपने बेसिक राइट की बात करी थी, इनका राइट था, शादी की, फिर बच्चे हुए, तो इनका तो राइट था कि अपने शौहर के पास जाके रहती, लेकिन अदम बर्दाश्त का एक और वाक़या। और ऑस्ट्रेलिया वो जाना चाहती थी अपेरेंटली, और शौहर चाह रहा था कि चलो अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं तो बहरीन आ जाए, लेकिन ये सारा मामला आपके सामने ही है। ससुर चाहता था कि कहीं भी ना जाए, और इस पे उसने, इसी रंजिश पे उसने कुल्हाड़ी के वार कर करके उस लड़की को मार दिया। पकड़ा गया है, लेट्स सी क्या मंतकी अंजाम होता है। खैर ज़रा क्रिकेट की बात करेंगे। मुल्तान में बिलाखिर वेस्ट इंडीज़ से एक रोज़ा सीरीज़ का इख्तिताम हुआ है, और क्या हुआ है, और क्लीन स्वीप जो है वो पाकिस्तान ने कर दिया है। शाहीनों ने मुल्तान में होने वाला तीसरा वनडे 53 रन से जनाब जीत लिया। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अदब दिया, 270 रन का अदब दिया, जिसके ताकुब में वेस्ट इंडीज़ 216 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 4 विकेटें ली और शादाब की बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बहुत अच्छी रही। मोहम्मद नवाज और हसन अली ने 2-2 शिकार किए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ का नतीजा किसी हद तक मुतवक्के था, लेकिन एक और सीरीज़ में कामयाबी ने कौमी टीम में कुछ अरसे से पलने वाले मसाइल पर से पर्दा जो है, इन जो मसाइल चल रहे हैं इन पर पर्दा डाल दिया है। हाँ नीलम, बिल्कुल नीलम तो ज़रा सोलो कट करें। नीलम विल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल, आई नीड टू टेक अ ठीक है स्मॉल वॉक। ओके, बाबर आजम और इमामुल हक की अगर हम बात करें तो पहले की तरह इस सीरीज़ में भरपूर परफॉर्मेंस उन्होंने दी, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग से शिकार जारी रखे, और नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान की जीत का मुकम्मल दारोमदार इन तीनों की परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। बाकियों की परफॉर्मेंस गैर यकीनी का शिकार रही, जो अभी तो कौमी टीम की फतूहात के पीछे छुप जाती है, लेकिन वर्ल्ड कप में ये जो मिजाज है, इस रवैये के साथ जाना जो है वो नुकसान दे सकता है। मुल्तान में बिलाखिर वेस्ट इंडीज़ से एक रोज़ा सीरीज़ का इख्तिताम तो हो गया और पाकिस्तान ने ये सीरीज़ 3-0 से जीत भी ली है। शाहीनों ने मुल्तान में होने वाला तीसरा वनडे 53 रन से अपने नाम किया। पाकिस्तान के 270 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज़ 216 रन पर ढेर हो गई, और शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। शादाब खान ने 4 शिकार किए, ये आप देख सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से टेस्ट कैप दी गई है। शाहनवाज ढानी को वनडे कैप दी गई है। बाबर आजम और इमामुल हक ने पहले की तरह इस सीरीज़ में भरपूर परफॉर्मेंस दी, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग से 4 शिकार किए। नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान की जीत का मुकम्मल दारोमदार इन तीनों की परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। बात कर रहे थे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की एक रोज़ा सीरीज़ के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है। हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ फैज़ान लखानी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम मामले पर हम बात करेंगे। मुल्क की आधी आबादी रखने वाला पंजाब आजकल सियासी तनाज़ात में फंसा हुआ है। एक सियासी बहरान के बाद दूसरे सियासी बहरान के शिकार इस सूबे का बजट आज पेश होने वाला है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना ना होने की वजह से हमजा हुकूमत ने बजट पेश करने के लिए अवैस लगारी की खिदमात हासिल की हैं। ये नई हुकूमत का पहला इम्तिहान है, लेकिन इसमें बड़ी ही हैरान कुन बात यह है कि हमजा शहबाज ने बाकायदा वज़ीर ख़ज़ाना रखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। फिर बजट कैसे बना होगा, इस पर भी बहुत से सवालात खड़े होने लगे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन भी हमजा शहबाज के लिए अब तक दर्द-ए-सर बनी हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब का दोबारा वज़ीर आला ना बनने का दुख अब तक नहीं भूले, वो हमजा हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने क्या पेश करना है जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है। पीटीआई ने फैसला करना है, अपोजिशन लीडर होगा, लेकिन 2 डिप्टी अपोजिशन लीडर भी होंगे। जो सर कल का इजलास होगा या वही होगा जो पहले एक दफ़ा हुआ था, अपने इजलास नहीं होने दिया था? सवालिया निशान बड़ की इनकी अकल मारी गई है गिरफ्तार, और ये पुलिस चला रही है। ये तो हमजा नहीं चला रहा, ये पुलिस चला रही है। स्टेट बन गई है, पुलिस स्टेट बनी हुई है। और असम्बली के जिन्होंने बजट की तैयारी करनी है, जिन्होंने लेजिस्लेशन का काम करना है, अब वो अगर ये उठा लेंगे तो फिर ये क्या चाहते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का क्या कहना है ये आपने सुना, और लग ऐसा रहा है कि पंजाब असम्बली का आज का इजलास जो है वो इतना स्मूथली नहीं हो सकेगा जितना स्मूथली पार्लियामेंट का इजलास हुआ और उसमें बजट पेश किया गया, क्योंकि पार्लियामेंट में अपोजिशन ही मौजूद नहीं थी। परवेज़ इलाही की मानीखेज़ गुफ्तगू के बाद आज ये देखना पड़ेगा कि बजट इजलास होता भी है या नहीं। तहरीक इंसाफ तो आजकल वैसे ही एहतजाज का मौका ढूंढ रही है। इजलास होने पर ऐसे खदशात भी बरकरार हैं कि फिर वही कुछ ना हो जाए जो पंजाब हुकूमत की तश्कील के दौरान पेश आया था। पंजाब में बेयकीनी की फ़ज़ा अब तक छट नहीं सकी है।
इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा। अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नई पंजाब हुकूमत ने आज बजट देना है और एक अच्छा बजट देना है, लेकिन इससे पहले ही दो बड़े अहम सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं। पहला ये कि हुकूमत इस अहम तरीन काम के लिए कोई वज़ीर ख़जाना रखना कैसे भूल गई, ये बड़ा अहम मामला था। और दूसरा ये कि बजट बनाया किसने है। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल पंजाब हुकूमत आज अपना पहला बजट अब्दुल शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट जो है वो दे रही है, और ये बिल्कुल बजट पंजाब के अवाम के नुमाइंदों ने बनाया है, और इसमें तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी के तमाम लोगों की मौजूद है। इसमें वज़ीर आला अब्दुल शहबाज साहब का जो विज़न है, जो वो आम आदमी के लिए जो इक़दाम करना चाहते हैं वो इसके अंदर शामिल है। और वज़ीर ख़जाना यकीनन एक, जब आप इत्तेहादी हुकूमत होते हैं तो बहुत सारी फिर बट्स निकल आते हैं, चीज़ों में रह जाते हैं। सो थोड़ी ताख़ीर ज़रूर होगी, लेकिन हो जाएगा जल्दी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुतवाज़न बजट देंगे, जिसमें आम आदमी के लिए बहुत सारे अच्छे फलाही काम और सोशल सेक्टर को इंशाल्लाह बहुत प्रायोरिटी मिलेगी। अच्छा अज़मा बुखारी साहबा, बजट की शक्ल बना ली है, पेश करने के लिए भी तैयारी है, लेकिन पेश करेंगे कहाँ? हुकूमती मुखालफीन जो हैं वो तो मूड बनाए बैठे हैं कि आज पंजाब असम्बली को नहीं चलने देंगे। अगर तो ऐसे हालात बनते हैं तो इससे निपटने का प्लान क्या बनाया? क्या वही आप लोगों का प्लान है कि पुलिस के ज़रिए बेदरेक ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, या कुछ और सोचा है? जी यकीनन हम तो फितना और फसाद की सियासत नहीं करते, और हमने पंजाब हुकूमत जो है वो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए ली है। सो जो ये फितना फसाद की सियासत करने वाले हैं वो पहले भी उनको शिकस्त हुई है और अब भी होगी। और परवेज़ इलाही साहब ने जो इतने सालों की अपनी एक पॉलिटिकल उनकी एक करियर था, उसके ऊपर बहुत बदनुमा दाग लगाए हैं इस दौरे हुकूमत के अंदर, और इससे यकीनन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने भी अपनी हिकमत बना ली है, इंशाअल्लाह ताला बजट पेश भी होगा और मंजूर भी होगा। और फितना फसाद वाले उन्होंने पहले भी मुँह की खाई थी और अभी। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा, जिस दिन आप खुसूसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर गुज़िश्ता हुकूमत पर नैब को टारगेटेड एहतसाब के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा रही थी, उसी दिन आप लोगों की जानिब से FIA के ज़रिए अपने बड़े सियासी मुखालिफ मोनो सलाही के खिलाफ कार्रवाई शुरू करा दी गई। तो आपका एहतसाब अच्छा और इमरान खान का बुरा कैसे हुआ? मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैंने जो एक फैक्ट था जो अभी तक आम आदमी के आवाम के सामने नहीं आया था, मैं वो लेके आई, जिसमें चेयरमैन नैब जो है वो ब्लैकमेल करके खातून को हरास करके जो है वो उनके ऊपर उनके ख़ानदान पे मुकदमात बनाते रहे। और उसके बाद जो है जब उसने हरासमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई, अपने लिए एक कदम उठाया, तो उसको इमरान खान साहब ने फिर, जिससे उसने अपने लिए इंसाफ मांगा था, उसको उसने अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक औरत के जो हरासमेंट का शिकार है उसकी मदद करने की बजाय उसकी जो है उससे सियासी मफाद इकट्ठा करना यकीनन ये कि बहुत ही छोटी बात है। और हमने कोई मोने सलाई को कुछ नहीं कह दिया। मोने सलाई साहब के बारे में पहले से इमरान खान के दौरे हुकूमत के बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, जिसको जो है इसी तरह जैसे इमरान खान साहब ने अपने केस बंद कराए, उसी तरह मोने साहब के भी और परवेज़ इलाही साहब के भी जो मुकदमात हैं वो बंद होते रहे। हमने कोई नया मुकदमा नहीं बनाया, और हमने पहले भी कहा था कि हम इंतकाम पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते और हमारे दौरे हुकूमत में इंतकाम नहीं होगा। तो लेकिन जो मुकदमात मौजूद हैं और अगर उनके ऊपर उनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है तो उस पर तो फिर कानून को अपना जो है वो रास्ता लेना चाहिए। कानून ही अपना। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और वो यही कह रही थी कि मुस्लिम लीग नून इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। हालांकि जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी तो PTI हुकूमत पर कुछ ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए जाते थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की एक रोज़ा सीरीज़ के हवाले से इसकी अपडेट ये है कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो पाकिस्तान से रवाना हो चुकी है। हमारे साथ फैज़ान लाखानी मौजूद है। फैज़ान, इसी पर आपसे बात करेंगे। मुल्तान में इस मौसम में बिलाखिर सीरीज़ हो गई और ये बड़ी कामयाब रही, क्योंकि ह्यूमिडिटी और गर्मी की सूरत हाल मुल्तान में आपको पता है। पाकिस्तान ने 3-0 से कामयाबी हासिल की है, तो वर्ल्ड सीरीज में इस जीत से कितना फायदा होगा पाकिस्तान को? देखिए, बिल्कुल जो ICC सुपर लीग है उसमें ये जो पॉइंट्स मिले तीनों मैचेस से पाकिस्तान के लिए वो बड़े कीमती मैच पॉइंट्स, और पाकिस्तान अब टॉप 4 में है फिलहाल ICC सुपर लीग में। और अब इसकी 2 सीरीज बाकी है, जिसमें एक नेदरलैंड से सीरीज है, तो पाकिस्तान के पास अच्छा मौका होगा कि अपनी पोजीशन को सिक्योर रखे ICC सुपर लीग में और वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करे। तो बड़ी अच्छी सीरीज खेली पाकिस्तान ने, बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। हर प्लेयर ने
अपना अपना रोल के मुताबिक चिप इन किया, ऊपर टॉप ऑर्डर के बैटर्स अच्छा परफॉर्म करते रहे, फिर बॉलिंग में भी मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जानिब से कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। तो ओवरऑल एक अच्छा टीम वर्क पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया और एक अच्छा साइन मुस्तकिल पाकिस्तान की टीम भी शो कर रही है कि वाइड बॉल सीरीज में पाकिस्तानी जो मिडिल ऑर्डर है वो मुश्किलात में घिरी नजर आई, तो किन कमजोरियों पर काबू पाने की जरूरत है मिडिल ऑर्डर में? देखिए मिडिल ऑर्डर में हाँ थोड़ा सा बिल्कुल एक्सपोज हुआ और यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या मिडिल ऑर्डर में किसी और को दोबारा लाने की जरूरत है या इसी कॉम्बिनेशन को लेकर चलने की जरूरत है। बीच में आपने देखा होगा कि एक मैच में मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ाया तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हारिस को बैटिंग देंगे, बट बाबर ने फिर नवाज पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया और एक फैसला अच्छा साबित हुआ। पिछले दिनों काफी दिनों से काफी बहस की भी चल रही है कि क्या शान मसूद को आप खिला सकते हैं, और शान मसूद ने बरमला बात का इजहार भी किया है कि पाकिस्तान टीम को अगर जरूरत हुई तो वो मिडिल ऑर्डर में भी खेलने को तैयार होंगे। तो ये डिबेट तो ऑफकोर्स चल रही है कि मिडिल ऑर्डर ने इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन टॉप ऑर्डर ने जिस तरह कारकर्दगी दिखा दी थी तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा तनकीद से या पूरी तरह ये कहे कि एक उसमें कहते हैं कि पूरा ब्लेम ऊपर आ बच गया, मिडिल ऑर्डर कुछ बच गया, ठीक है। अच्छा फैजान, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने सीरीज में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, ओवरऑल हमने देखा तीनों मैचेस में, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के अलावा बाकी फास्ट बॉलर मुतासिन को कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नजर आए, तो इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए कंडीशंस का भी बड़ा मैटर करता है। आप मुल्तान जैसी कंडीशंस में जहाँ खेल रहे होते हैं ऐसी कंडीशन में स्पिनर्स को ज्यादा रोल मिलता है, विकेट पर ज्यादा ब्रेक आता था तो उस ब्रेक से स्पिनर्स को ऑफकोर्स ज्यादा फायदा मिलता है। आपने कल के मैच में भी देखा, उससे पहले सेकंड मैच में भी देखा, तो वो स्पिनर्स का ही रोल हमेशा होता है, वही आके इस तरह के विकेट पे ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए भी, इनफैक्ट वेस्ट इंडीज के लिए भी वही चीज ज्यादा फायदेमंद रही है। तो इसमें ये नहीं है कि फास्ट बॉलर ज्यादा ना चल सके, स्पिनर ज्यादा चल गए, वो कंडीशंस का बड़ा अमल देखना होता है। आपको ये भी देखना होता है कि अपोनेंट किस तरह की स्ट्रेंथ को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, वो सारी चीजें मिला के स्ट्रेंथ बनती है। और आई बिलीव कि ओवरऑल बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ रही पाकिस्तान टीम की, और एज आई सेड अर्लियर के जिस तरह के हर किसी ने अपने अपने रोल के मुताबिक चिप इन किया, और क्रिकेट क्योंकि टीम वर्क है और जब टीम 3-0 से जीतती है और सारे मैचेस कन्विंसिंगली जीतती है तो इट शोज कि आपने एज अ टीम खेला है। कल के मैच में एक मिसाल दूं कि शादाब खान के पास मौका था कि वो अपने पर्सनल माइलस्टोन, अपनी पर्सनल सेंचुरी की तरफ जा सकते थे, बट उन्होंने टीम के कॉल्स को पहले रखा और अपनी सेंचुरी की तरफ नहीं गए, बट टीम के अच्छे स्कोर की तरफ गए। बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा फैजान, इस सीरीज में पाकिस्तान की जानिब से दो नए खिलाड़ियों हारिस और शाहनवाज धानी को वनडे उन्होंने डेब्यू उनसे करवाया गया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए एक अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास कि नए प्लेयर्स, होम सीरीज में हमेशा मौका होता है कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सके। शाहनवाज तो हमेशा से एक अच्छे प्रोस्पेक्ट बनते आ रहे थे, जिस तरह पीएसएल खेलते रहे, जिस तरह T20 में खेले, तो शाहनवाज भी एक्सपेक्टेड थे, और हारिस जिस तरह पीएसएल में खेला था पाकिस्तान की जानिब से, वो भी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है। बट एक दो मैचेस पे आप इन दोनों प्लेयर्स के फ्यूचर को जज नहीं करना चाहिए। अहम बात यह है कि आप जिस भी यंगस्टर को मौका दे उसको कम से कम 2-3 सीरीज तसलसल के साथ मौका दे। ये ना करें कि एक सीरीज में एक मैच दिया या मैच के बजाय घुमा फिरा के वापस ड्रॉप कर दिया। अगर आप किसी यंगस्टर को डेवलप करना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस यंगस्टर को तसलसल के साथ मौका दें, ताकि वो भी खुलकर खेल सके, समाज के साथ खेल सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। और उसकी कारकर्दगी भी इसी तरह ही पता चलती है कि लगातार अगर 2-3 मैचेस में मौका दिया जाए। अच्छा लास्टली फैजान, मुल्तान का मौसम बड़ा ही शिद्दत का मौसम था, गर्मी का आपको पता है, तो ऐसे मौसम में बड़ा अच्छा टारगेट दिया है पाकिस्तान ने इन तीनों मैचेस में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए आप मौसम की आपने बात की, सबसे पहले तो मुल्तान के तमाशाइयों को हैट्स ऑफ कि उन्होंने इस मौसम के बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में आए। हाँ जी, टाइम से पहले ही आ जाते थे। बड़ी तादाद में आया क्योंकि उससे उन्होंने शो किया कि वो क्रिकेट के लिए उनको काफी हंगर है। और फिर पाकिस्तान टीम ने जिस तरह खेला, कंडीशंस का फायदा होता है, ठीक है, गर्मी का एक फैक्टर था और उस गर्मी की वजह से हमने देखा कि पहले मैच में थोड़ा सा कव अप करने में मसला हो रहा था। वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को भी डिहाइड्रेशन के मसले मसाइल हुए, अंपायर को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स हुई, वो वेदर के साथ एडजस्ट हो नहीं सके। अब गर्मी सर्दी आप ये देखिए कि इस वक्त हिंदुस्तान में भी एक क्रिकेट सीरीज चल रही है, वहां भी मोर लेस सेम मौसम है। जितनी क्रिकेट हो चुकी है और जितना लिमिटेड टाइम था सुपर लीग से पहले, कोई और ऑप्शन था नहीं। पाकिस्तान में बहरहाल वेदर साउथ में, कराची में वेदर अच्छा है, बट कराची में विकेटें तैयार नहीं थी, ग्राउंड की विकेटें। मुल्तान के शायकीन के जज्बात की चूंकि आप बात करें तो दूसरे वनडे में आपको याद होगा कि एक मद्दा जो है वो ग्राउंड के अंदर आ गए थे शादाब से गले मिलने के लिए, तो उसकी अपडेट क्या है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है?
देखिए उनको हिरासत में लेके FIR काट दी गई थी। इसमें बड़ा, अगर हम आवाम की बात करें तो बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल आता है। आई बिलीव के FIR थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, उसको हिरासत में लेके तंबी देनी चाहिए, हल्की फुल्की सजा देनी चाहिए, क्योंकि यार ये सिक्योरिटी ब्रीच था। इस तरह का आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ जी। और ये सबसे हैरत अंगेज बात यहाँ पे है कि पाकिस्तान ऑलरेडी स्टेडियम में जंगले लगे हुए हैं, पुलिस की बड़ी काफी सिक्योरिटी होती है, हमने मैचेस कवर किए, हम भी मैदानों पे होते हैं। यहाँ तो कोई यूं लगता है कि प्लेयर से करीब कोई पर भी नहीं मार सकता। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बनता तो था कि वो बंदा प्लेयर तक पहुंच कैसे गया फील्ड के ऊपर। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच तो बहरहाल था। और अभी दुनिया भर में पिच इन्वेजन जिसको हम कहते हैं, या तमाशाइयों का ग्राउंड में आ जाना, ये रवैये अब इसको एनकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि सिक्योरिटी का एक बड़ा एक प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंग्लैंड में जब लास्ट इंग्लैंड इंडिया सीरीज हो रही थी तो एक प्लेयर विराट कोहली की शर्ट पहन, एक तमाशाई विराट कोहली की शर्ट पहनकर मैदान में आकर उठपटांग हरकत करने लगे थे, तो उनको भी बाद में हिरासत में ले लिया था इस शुबे में कि कहीं वो किसी पे असल्ट ना कर दे। इंडिया में इस तरह के एक दो वाकयात हुए जिसमें फैंस को हिरासत में ले लिया गया। दीगर मुल्कों में, फुटबॉल में अगर आप देखें तो इस तरह के वाकयात आए रोज होते रहते, फैंस को हिरासत में लिया जाता है। तो फैंस को भी थोड़ा समझना चाहिए कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाए और एक डेकोरम होता है। और ऐसे जब भी कोई वाकया पेश आए तो तादीबी कार्रवाई इसलिए की जाती है कि कोई फ्यूचर में ऐसा वाकया पेश ना आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान लाखानी हमारे साथ मौजूद थे। एक अहम मामले पर हम बात करेंगे। मोदी सरकार के तहत भारतीय हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि आलमी सतह पर गुस्ताखी का मामला उठने पर भारत में मुसलमानों पर जुल्म तोड़ा जाएगा। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनको रियासती सतह पर गोलियां मारकर कत्ल किया जा रहा है। मोदी ने मुसलमानों को वाज़े पैगाम दे दिया है, तुम जुल्म पर बात करोगे और उसके खिलाफ एहतजाज करोगे तो तुम्हें जेल भेजा जाएगा, तुम्हें बेघर कर दिया जाएगा और तुम्हें सरेआम गोलियां मारी जाएंगी। अगर माजी की बात करें तो 1930 के शुरू में नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे मकबूल तरीन जमात बनकर सामने आई। हिटलर के सियासी नजरिए की बुनियाद नस्ली बर्तरी थी और साथ ही हिटलर मजहब का इस्तेमाल भी करता था। इस प्रोपेगेंडे को अवाम में फैलाने के लिए जोसेफ गोबल्स और हेनरिच हिमलर जैसे साथी पेश रहते। पहले पहल नाजियों का वतीरा था कि वो यहूदियों को जर्मनी के खराब माशी हालात का जिम्मेदार ठहराते थे। कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि यहूदियों की रजिस्ट्रेशन होने लगी और फिर यहूदियों की शनाख्त के लिए हाथों पर खास पट्टी बांधने की हिदायत जारी हो गई। बात यही खत्म नहीं हुई। नाजियों ने यहूदियों के उनके घरों से निकालकर एक अलग इलाके में जा बसाया। यूं एक बड़ी आबादी को चलती फिरती जेल में डाल दिया गया। उसके बाद नाजियों ने जो अगला कदम उठाया वो दुनिया से उसे होलोकॉस्ट के नाम से जानती है, यानी कि मजहबी और नस्ली तासुब की बुनियाद पर नाजियों ने यहूदियों की नस्लकुशी शुरू कर दी। औरतों, बच्चों और मर्दों को गैस चैम्बर समेत कई मुख्तलिफ अजियतनाक तरीके से मारना शुरू कर दिया और आखिरकार नाजियों के इस हौलनाक इकदाम के खिलाफ दुनिया उठ खड़ी हुई और दुनिया जंग में झोंक दी गई। भारत में भी आज माजी के जर्मनी जैसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं, जहां अक़लियतों और ख़ासतौर पर मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई है। भारत अब सवरकार का हिंदुस्तान बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत आज हिंदू राज में तब्दील हो चुकी है। 2014 में मोदी हुकूमत आने के बाद से खास तौर पर मुसलमान रियासती नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम का निशाना बन रहे हैं। हिटलर की तरह मोदी का सियासी नज़रिया भी नस्ली बर्तरी है और इसी की बुनियाद पर वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए वो मजहब का सहारा ले रहे हैं। इसी प्रोपेगेंडे को योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे चंद लोग जो हैं वो ज़ोर शोर से फैला रहे हैं। मुसलमानों को राह चलते जुनूनी हुजूम के हाथों मारा जा रहा है। हिजाब पहनने पर खवातीन को हिरासा किया जा रहा है। मस्जिदों को मंदिर में बदला जा रहा है और मोदी की हिंदुत्व हुकूमत ने भी CAA और NRC के नाम पर मुल्क भर में मुसलमानों की रजिस्ट्रेशन की। अब हाल ही में अगर देखें तो हुक्मरान जमात BJP के अहम रहनुमाओं ने जानबूझकर मुसलमानों को इश्ताल दिलाने के लिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयानात देने शुरू कर दिए हैं। जब अरब ममालिक की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया तो इन रहनुमाओं को पार्टी ऑपोजिशन से हटा तो दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। अलबत्ता मुसलमानों ने जज्बात मजरूह होने पर एहतजाज किया तो मोदी सरकार ने न सिर्फ सीधी गोलियां चलाकर कई मुजाहिरीन को जान से मार डाला और FIR दर्ज करके 400 से ज़ायद गिरफ्तारियां की, बल्कि नाजियों को पीछे छोड़ते हुए मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिए। गिरफ्तार मुसलमान नौजवानों को थानों में बंद करके बेरहमी से मारा गया। हिंदुत्व नस्ल परस्त हुकूमत का ये इकदाम ना किसी कोर्ट के हुक्म पर और ना ही कानून, इस
इस बात की इजाज़त देता है। बीजेपी की शक्ल में खित्ते में नए तर्ज के नाजियों का जन्म हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी जमहूरियतों और मुसलमान ममालिक को फौरी इस पर आंखें खोलनी चाहिए। और अब जियो पाकिस्तान में हम बात करेंगे इमरान खान के 25 मई के लॉन्ग मार्च पर कब क्या हुआ, किसने क्या किया, केस में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिपोर्ट्स जमा हो गई। ये पीटीआई के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान ने कुछ एंकर से भी गुफ्तगू की है जिसमें वो बज़ाहिर बड़े ही कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। उनका ये एतमाद अपनी जगह, लेकिन लग यही रहा है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत में रिपोर्ट्स जमा होने के बाद इमरान खान के लिए कानूनी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। और ये उम्मीदें भी कम हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को लॉन्ग मार्च के लिए खुली छुट्टी दे देगी, क्योंकि इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए सारी उम्मीदें आला अदलिया से लगाए बैठे हैं। जितने दिन अदालत में लॉन्ग मार्च का मामला रहा उस दौरान इमरान खान ने अपनी साजिश वाले बयानिए की जगह महंगाई का नारा लगाया और उनके साथी खुलकर महंगाई के खिलाफ बात भी कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने का कोई एजेंडा नहीं था और दूसरी जानिब आपने देख लिया कि अवाम महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज है, अवाम लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है, अवाम के लिए आए रोज़ मुश्किलात के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग ना ज़्यादा फैसले ले सकते हैं, ना इन लोगों की कोई डायरेक्शन है, ना इनकी कोई समझ है, ना इनकी कोई बूझ है। पाकिस्तान की अवाम की महंगाई से इन्होंने लोगों की जो माहाना बजट है वो डिस्टर्ब हो चुका है। आज आम आदमी अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देगा या अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएगा, वो परेशान है जितना इन्होंने इजाफा कर दिया है। महंगाई पर पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का क्या कहना था ये आपने सुना। इमरान खान के वजीर खजाना शौकत तरीन ने भी बजट और महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया, लेकिन जज्बात में बहुत बड़ा एतराफ़ भी कर बैठे। उन्होंने क्या कहा, देखिए। जब से शुरू पाकिस्तान बना था तब से लेके जब तक इनकी हुकूमत आई, उसके बाद इन्होंने 80% जो है वो डेट जो है वो बढ़ाया है। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% ज़रूर बढ़ा है, लेकिन इकॉनमी भी हमारी उतनी बढ़ी है। और आपने जब लिया था 14 ट्रिलियन का, जब पीपल्स पार्टी गई थी, और आपने उसको 25 ट्रिलियन किया था, वो कितना था? वो 80% था। वो 80% था, वो आपको याद नहीं आ रहा, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते। देखिए, तो ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई है और हुकूमत बरमला इसको मान भी रही है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ये आसान नहीं होगा। IMF इस पर खुश नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है कम से कम 1 लाख और 2 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की कैटेगरी को हम वो करें। तो पर्सनल इनकम टैक्स पे हमने कोशिश करी है कम करने की, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कुछ पेन होगा इस साल के अंदर, अभी फ़ौरन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगी, तो वो भी हमने बात करनी है। तो पहले 1 लाख या 2 लाख तक हमने टैक्स कम रखा है, फिर जाहिर है कि टैक्स बढ़ गया। और आप देखें कि पिछले सालों के मुनिस्बत अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आमदनी है, सॉरी शहबाज, तो फिर उसके ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन इसके अलावा तमाम लोगों का टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। अब महंगाई की ये सूरत हाल है कि 24% तक महंगाई की शरह पहुंच चुकी है और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इमरान खान अपना बयानिया जो है वो गिडमिट कर बैठे हैं और महंगाई और अपनी कारकर्दगी को साजिश का तड़का भी लगा रहे हैं। हालांकि खान साहब को ये बात पता होनी चाहिए कि पीटीआई के मानने वालों को परफॉर्मेंस साइज जैसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कप्तान की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हामी नहीं, ये चीज़ इमरान खान के लिए कदरे हौसला अफजा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ भी रिकॉर्ड पर हैं। कारकुन बयानिए से अलग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इमरान खान का अब यूँ घर बैठना, इसका सियासी नुकसान होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अतर काज़मी भी मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी जो इमरान खान से मुलाकात हुई है यूट्यूबर्स की और कुछ सहाफ़ियों की, उनमें आप भी शामिल थे। इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि वो एक और लॉन्ग मार्च और धरना करेंगे और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वो मुंतज़िर हैं, जैसे वो बार बार कहते रहे हैं। लेकिन पहले धरने से मुतालिक जो रिपोर्ट्स कोर्ट में जमा कराई जा चुकी हैं, क्या उनके बाद भी वो पुरुमीद हैं कि अदालत से उन्हें मतलूबा जो वो चाह रहे हैं कवर वो मिल जाएगा? देखिए, जहाँ तक अदालत के अंदर जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं, वो रिपोर्ट्स किसने करवाई हैं? वो उस पुलिस के आईजी ने करवाई हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उनकी फोर्स ने लोगों के ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की, लोगों की गाड़ियों को तोड़ा, लोगों को
लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, तो आईजी तो इसके अंदर खुद फरीक हैं। क्या उनकी रिपोर्ट को मनोअन मान लेगी अदालत? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे तो बेहतर था कि राना सनाउल्लाह या मरियम औरंगजेब साहिबा खुद ही रिपोर्ट लिख के दे देती। तो मेरे ख्याल में ये जो रिपोर्ट है ये पुलिस की, उसके ऊपर सोली सिर्फ उसको देख के अदालत नहीं फैसला करेगी। बाकी जहां तक एहतजाज का ताल्लुक है, इसमें तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। हो सकता है कि एहतजाज की शक्ल इस दफा मुख्तलिफ हो। लेकिन अतर काजिम साहब, एक आध हफ्ता ही हुआ है कि खान साहब ने साजिश वगैरह की बातों के साथ साथ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस और मौजूदा हुकूमत की बुरी परफॉर्मेंस का बयानिया जो है वो मिक्स कर दिया है। लोड शेडिंग और महंगाई की उन्होंने बात की है, तो ऐसा बयानिया बनाकर कारकर्दगी वगैरह से बेनियाज तहरीक इंसाफ कारकुनान को कुछ कंफ्यूज नहीं कर दिया गया? वो किस बयानिए की तरफ जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे कारकुन कंफ्यूज होगा। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये चीज़ है कि खान साहब की अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की ऐसी थी, जो उनकी मौशी पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही, कहा जाता रहा कि ये नाअहलों की हुकूमत है। लेकिन अब जब इस हुकूमत ने खुद फिगर्स जारी किए हैं, अदादोशुमार, सरकारी अदादोशुमार, उसके मुताबिक तो साबिक हुकूमत ने अपने ना सिर्फ तमाम टारगेट अचीव किए ऑलमोस्ट, बल्कि बहुत सारे टारगेट्स के अंदर एक्सेल किया, मतलब कि हदफ से ज्यादा उन्होंने अचीव किया। दूसरी जहां तक साजिश का ताल्लुक है, वो साजिश तो वहीं पे है। इससे तो साजिश के बयानिए को तकवीयत मिलती है कि इमरान खान ने के दौर में इकॉनमी बेहतर तरीके से चल रही थी, वो अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे थे, उसके बावजूद उनकी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया? इसलिए ख़त्म किया गया जिस तरफ इमरान खान साहब इशारा करते हैं बकौल उनके कि एक साजिश हुई। तो मेरे ख्याल में इससे तो खान साहब के बयानिए को तकवीयत मिलती है। ठीक है, और एक मामला अतर साहब लेकिन ये भी है कि तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ अब जो मुकदमात कायम हो रहे हैं, गिरफ्तारियों की बातें हो रही हैं या फिर इंक्वायरियां खुल रही हैं, तो पीटीआई को तो इस तरह के प्रेशर की आदत नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। तो क्या ये समझा जा रहा है कि इस प्रेशर के नतीजे में पार्टी में कुछ टूट फूट भी मुमकिन है? देखिए, ऑब्वियसली प्रेशर तो होगा जमात के ऊपर। जिस तरीके से लॉन्ग मार्च से पहले भी पुलिस ने छापे वगैरह मारे, लोगों को गिरफ्तार किया, तो उससे असर पड़ा, तो यकीनन पार्टी के ऊपर प्रेशर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मुकदमात से इस वक्त को इमरान खान को छोड़ के जाएगा, क्योंकि आम तासुर यही है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है जब से उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर इस तरह की कोई सोच है। हाँ, एक चीज़ है पार्टी के अंदर कि पार्टी के अंदर अब दो सोचें पाई जाती हैं। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप एहतजाज करें, लेकिन हल्का फुल्का होम्योपैथिक एहतजाज किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की भी राय दी जा रही है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर पीटीआई की अपनी हुकूमत है, अगर वो चाहे तो वो राना सनाउल्लाह के खिलाफ पेशावर में मुकदमा कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कर सकते हैं, आज़ाद कश्मीर में कर सकते हैं। तो ये सोच भी है पार्टी के अंदर कि आप भी आगे से जारहाना अप्रोच करें और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके खिलाफ भी उस तरह के एक्शंस लें जहाँ पे आपकी हुकूमत है। लेकिन अभी देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं, लेकिन मुझे पार्टी फिलहाल टूटती हुई नज़र नहीं आती, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि साजिश के बयानिए को तक़वियत दे रहा है ये जो नया बयानिया अब खान साहब की जानिब से बनाया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी हुकूमत का मवाजना, अपनी हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी का मवाजना मौजूदा हुकूमत की बुरी कारकर्दगी से करना शुरू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी बात करेंगे मोटर स्पोर्ट्स की, जो कि बिलाशुबा दुनिया के मकबूल खेलों और महंगे तरीन खेलों में से एक है। बदकिस्मती से वसाइल और सहूलतें ना होने की वजह से रेसिंग स्पोर्ट्स में पाकिस्तान दूर दूर कहीं नज़र नहीं आता, मगर पाकिस्तानी नजात इनाम अहमद इस तासुर को तब्दील करने के लिए कोशा है। इनाम इंटरनेशनल फार्मूला 3 रेसिंग का जाना माना नाम है। जापान, न्यूजीलैंड और यूरोप में जीत अपने नाम की उन्होंने, और अब वो अमेरिका में मुख्तलिफ रेसेस में हिस्सा ले रहे हैं, और आज वो जियो पाकिस्तान में हमारे मेहमान हैं। इनाम, thank you for your time. We would like you to tell us about your journey and how this Formula 3 works. Well, so I started this journey 14 years ago. I'm 22 now. So at 8 years old, I started in a go-kart, and it was just been a journey of me and my parents since the age of 8 years old till now 22. I started in go-karting, and then when I was 14, I was world champion in go-karting and European champion, and then that got me spotted to be able to go to car racing. So now in racing, you have obviously Formula 1, IndyCar. These are the two biggest racing series in the world. So alhamdulillah, luckily I was able to race up to Formula 3, and I was British Formula 3 champion. And now I'm currently racing in the United States full time. It's 1 o'clock in the morning here, that's why it's a bit late for me.
And we just came off the back of a race actually this weekend or last weekend, yesterday, where we placed third. Alhamdulillah, it was a great result. And now I'm on my journey to go to IndyCar. So IndyCar is the top racing series, one of the top racing series in the world. It's the biggest racing series in America. And it's the biggest sporting event, single-day sporting event in the world and in the United States. So my goal is to win that race, inshallah, the Indianapolis 500. So, Inam, are you enjoying your pioneer years? Yes, you know, I've been really enjoying my time here. I've just moved to America to race here. They've been very, very good to me, and things have been going very, very well. And I love raising the flag really, really high here and promoting Pakistan in the best light that I can. Because in America, it's very unusual, especially for a driver from color or different backgrounds, to be involved in motorsport. So I'm very proud to do this. Okay, Inam. So now you are in the US. How many races are you targeting? So we've got 8 races this year. We've just done the first 4, and we finished on the podium in nearly every single race so far, and it's been going very, very well. And yeah, it's been going well so far. So there's about 3 or 4 more races to go. So, and how your parents supported you in this? Well, yes, you know, I'm very lucky that, you know, when I told my parents I wanted to become a racing driver at 8 years old, they supported me. I mean, my mum's scared. She's never watched me race in 14 years. She's never been able to go to a track. And you were so young when you started this? Yes, yes. At 8 years old, it's a sport. All sports, you have to start very, very young, you know, just like anything. And I dedicated my whole life to this. Okay, so Inam, tell us that in Pakistan, this Formula racing is nowhere. In your opinion, what can be done to promote this sport, or is it too elitist? Well, it is a bit too elitist. That's why it was hard for me to get into it in the first place, to be honest. But to be honest, to get it started in Pakistan, there's actually a bit going on. There's a few friends of mine that are involved in racing, but just like not just with motorsport, but with all sports, I think in Pakistan there's a lot of room to grow because there's so much unutilized talent in Pakistan, you know, and that's something that I think needs to be better in general, not just with motorsport, with all sports. So hopefully that's going to change. So Inam, have you ever been to Pakistan, or any plans to come to Pakistan? Yes, I'm coming to Pakistan in September and also December, inshallah, once my season's finished. Looking forward. And yes, I'm coming. I'm sorry? Okay. So what are your future plans? So my future plans is to still race in America and to race in IndyCar, and to be the IndyCar champion and eventually get to Formula One, hopefully, and be the first Pakistani to do so. Okay, Naam, so tell us that you're planning to come to Pakistan in December. So will you bring your car here? That depends on the racing. To know that, yeah. I mean, I'd love to bring the car over, but my boss probably won't let me. But you know, if we can do an exhibition or a show event, I'd love to do it. I mean, it'd be a very, very nice event. I mean, Formula One teams, they go all over the world to all the different countries doing events like that. So it's definitely something that I'd like to do. So thank you so much. Inam Ahmed was with us, और इनाम यही कह रहे थे कि इस साल दिसंबर में उनका पाकिस्तान आने का प्लान है, और हम उनसे यही जानना चाहे थे कि पाकिस्तान में अगर अपने तौर पर फार्मूला बनाई जाती है तो इस खेल की तरफ आना कितना आसान होगा, लेकिन चूँकि वक्त की थोड़ी कमी और बहुत से सवाल और करने थे जो कि हम नहीं कर सके। जियो पाकिस्तान में हम अपना एक खुसूसी सेगमेंट शामिल करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है। करियर काउंसलर और माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद है आबिदी साहब। आबिदी साहब, आज हम बात करेंगे कि दुनिया जैसे बदल रही है और डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन जो है इसने आज हर शोबे में अपनी जगह बनाई है, तो आपकी राय में हमारे नौजवानों को किन नए और उभरते हुए मज़ामीन का इंतखाब करना चाहिए, और क्या ये पाकिस्तान में दस्तयाब हैं? अगर तो नहीं है तो नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कहाँ से तालीम फिर हासिल करें और उन्हें अपने करियर को प्लान करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? हमारे यहाँ अभी भी ऑर्थोडॉक्स डिग्रीज़ हैं, राइट, और हमें इन डिग्रीज़ को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर वो कंटेंट्स डाले जाएं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, बट नॉट एट दैट सेम पेज। तो आप तलाश करें ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर इसका इस्तेमाल आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है,
साइबर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रही है, फाइनेंस में ATMs आ गए हैं, बैंकिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस आ रही है। कोशिश करें, अगर आपको पेड इंटर्नशिप मिलती हो तो करें, नहीं मिल सकती फ्री जाके इंटर्नशिप करें, ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उस एरिया का मिले जो कि जदीद कोर्सेज़ हैं, जिनकी तरफ जैसा कि आपके सवाल में था कि वो क्या इक़दाम करें कि अपने कैरियर को बेहतर बना सकें, कैरियर को अपग्रेड कर सकें, वहाँ तक ला सकें जहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ आ रहे हैं। जो हमारी वर्क प्लेस है वो भी तेज़ी से चेंज हो रही है, उस तरह से हमारी एकेडमियाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, हमारे पास वो डिग्रीज़ नहीं हैं। तो इसको देखते हुए अगर बच्चों को चाहिए कि इंटर्नशिप्स की तरफ जाएं, कोशिश करें ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ऑटोमेशन कर चुकी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रही हैं, उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करें, ताकि आप वहाँ जाके ये फैसला कर सकें कौन सा वो नीश एरिया है जिसके अंदर आप जा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर करियर काउंसलर आबिदी साहब हमारे साथ मौजूद थे एंड आई होप स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बड़ी सहर हासिल उन्होंने गुफ्तगू की। अभी हम कुछ बात कर लेते हैं साबिक वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर और मारूफ कमेंटेटर इयन बिशप, वो भी मुल्तान के आम के जनाब फ़ैन निकले हैं। इयन बिशप ने सफ़ेद चौंसा और सिंदड़ी आम की उन्होंने बहुत तारीफ़ की है और उन्होंने बहुत से शौक से खाए हैं। उनका कहना था कि मुल्तान का सफ़ेद चौंसे का तो जवाब ही नहीं है। जानवरों के साथ सलूक जनाब, इसके हवाले से बतौर मुआशरा हम बहुत ही पीछे नज़र आते हैं। हाल ही में रावलपिंडी की एक ज़राई यूनिवर्सिटी में तलबा के एक्सपेरिमेंट्स के लिए आवारा कुत्तों को पकड़ा गया और उन पर तजुर्बात किए गए। इस पर जानवरों की हुकूक की तंजीमों ने आवाज़ उठाई और इनमें से एक नाम अनीला उमैर का भी है। अनीला हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अनीला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस पर आप बात कर रही हैं इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। जानवरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो ज़िम्मेदारी हम पूरी करते हुए नज़र नहीं आते। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक में जंगली जानवरों को भी कानूनी हुकूक देने की बातें हो रही हैं। तो जानवरों के हकूक़ के मामले में पाकिस्तान यकीनन बहुत पीछे है। हम कैसे लोगों को ये शऊर दे सकते हैं इस बात का कि जानवरों के भी हम इंसानों की तरह हकूक़ होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लोगों को भी कहना चाहूँगी कि तमाम जानवर हमारी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, ये हमारी नेचर का एक पार्ट है। अगर इनका कोई दुनिया में रहने का मकसद, अगर ये ना होते तो अल्लाह ने इसको किसी न किसी मकसद के लिए ना बनाया होता। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, हमारे यहाँ लोग अपनी जिंदगी में बहुत मगन है, लेकिन एक एनिमल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की ही है। एज अ सोसाइटी जितने भी लोग रह रहे हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं, उनके इर्द गिर्द की जानवर की जिम्मेदारी उनकी है। उनको चाहिए कि उनको फीड प्रोवाइड करें, उनका ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें। तो ये हमारे लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो बोल नहीं सकते अपने लिए, तो एटलीस्ट उनकी आवाज़ बने। वो दर्द और तकलीफ में हो तो एटलीस्ट उनके लिए आप लोग बोलें, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं, गाड़ियों के नीचे दे जाते हैं, तो बस ये कहते हैं ये जानवर ही तो है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि वो जानदार तो है ना। जैसे हम लोगों को तकलीफ होती है, हमें अगर कोई थोड़ी सी भी दर्द, थोड़ी सी कट लग जाए तो हम लोगों को भी तकलीफ होती है, तो इसी तरह सेम वही चीज़ उनको भी महसूस। बिल्कुल। अच्छा अनीला, एक बड़ी शिकायत है कि शहरों में अवाम की तरफ से आवारा कुत्तों को उन्हें परेशान करके रखा हुआ है। शहरी ये शिकायत करते हैं, तो शहरियों को काटे जाने के वाक़यात भी पेश आते रहते हैं। तो ख़ास तौर पर कराची में तो ये मसला बहुत ही आम हो चुका है। पहले बल्दियाती इदारे आवारा कुत्तों को हलाक करते थे, इस पर काफ़ी एतराज़ात भी सामने आते थे। अब हर जगह आवारा कुत्तों की भरमार है, तो उसका क्या इलाज है? क्योंकि ये बड़ी आगे से दलील दी जाती है ना कि क्योंकि आवारा कुत्ते बहुत तंग कर रहे हैं तो इसलिए उनको मार दिया जाता है। इसके लिए भी बेसिकली अगर आप देखने जाए तो ह्यूमेन वे होता है। ह्यूमेन वे क्या है, जैसे कि टर्की में भी आपको पता है, वहाँ पर TNVR एक प्रोग्राम होता है जिससे इनकी नसबंदी कर दी जाती है, इनकी आबादी को कंट्रोल किया जाता है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारी गली में ज्यादा कुत्ते हैं तो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि इनको मार दिया जाए, बस हमें ये अपनी एरिया में नहीं चाहिए। इवन वो बार्क कर रहे हो या ना कर रहे हो, उसकी भी रीजन होती है कि वो क्यों भौंक रहा है, क्या वजूहात है। हर डॉग रैबिट डॉग नहीं होता, क्योंकि एज एन एनिमल रेस्क्यूअर एंड एक्टिविस्ट आई एम वर्किंग फॉर द एनिमल्स। और मैंने अभी तक 2000 डॉग्स जो है वो रेस्क्यू किए होंगे, उनको ट्रीट किया होगा। उसमें से हमें जो केसेस मिले रेबीज के हार्डली 2 मिले होंगे। उसकी वजूहात क्या है, डॉग्स बार क्यों करते हैं? देखिए, जब वो भूखा होता है, उसको कहीं खाना नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इंसान अगर भूखा होता है तब भी वो काटने के लिए दौड़ता ही है ना। तो सेम जानवर भी उसी तरह ही बार करेगा, तो आप उसको रेबीज कंसिडर कर लेते हैं।
सेकेंड थिंग, आप कहते हैं कि ये ज्यादा बहुत होंगे, तो उसका ह्यूमेन वे ये है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास भी है कि वो एक सरकारी अदारों के साथ मिलकर TNVR जिसे कहते हैं नक्शबंदी, उस पर फोकस करें ताकि इनकी आबादी को कंट्रोल किया जा सके। फिर हमें ये मसला भी नहीं होगा कि इनकी आबादी बढ़ रही है या इस तरह का कोई वाकया पेश आ रहा है। ठीक है। अच्छा अनिला, जैसे आप बता रही हैं कि आपने बहुत से आवारा कुत्तों को इस तरह से रेस्क्यू किया है, तो हमारे देखने वालों के लिए ज़रा बताइए कि किस हालत में आपने उन्हें रेस्क्यू किया? उनमें बहुत सी लाइक हिट एंड रन केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिस तरह के लोग गाड़ियों के नीचे दे जाते हैं और फिर कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता, उनकी कमर की हड्डी टूटी होती है, तो बेसिकली हम उनको उठाते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, उसका फिर इलाज कराते हैं। कुछ को बच्चों ने मारा होता है, पत्थरों से मारा होता है या डंडों से लोग मारते हैं, तो वो इस तरह के जख्म से, और उनके कुछ वायरल केसेस होते हैं क्योंकि वो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा होता, तो वो आपको पता है कचरे के ड्रम वगैरह से खाते हैं, इस तरह के उनके वायरल्स होते हैं जो जनरेट हो जाते हैं, तो वो इंसानों को नहीं लग सकते, वो जो है एनिमल्स नहीं होते हैं, तो वो उनको आप उस लिहाज से ट्रीट करते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि एनिमल्स जो है वो उनकी वजह से आपको कोई नुकसान हो रहा है, उनकी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है सिवाय रैबिट डॉग के, अगर वो बाइट कर ले, इसके अलावा कोई भी ऐसी बीमारियां नहीं है जो इंसान को लग सके। ठीक है। और आप का तो वक्त गुजरता है अनिला, ख़ास तौर पे तो ये भी हमारे देखने वाले को बताइए कि जानवर, ख़ास तौर पे कुत्ते की अगर बात करें तो इतने लविंग होते हैं कि एक दफ़ा जो उन्हें खाना दे वो तो उसको काटने का सोच भी नहीं सकते, तो लोगों में ताकि ये जो जानवरों के लिए नफरत है ये ख़त्म हो। मैं यही कहूँगी कि अपना बच्चा कुचा खाना जिस तरह से हम वेस्ट करते हैं, कचरों के ड्रमों में फेंक देते हैं, अगर यही अपने घर के बाहर एनिमल्स को फीड करा दिया जाए, पानी का बाउल रख दिया जाए, आई डोंट थिंक सो कि कोई एनिमल उन्हें हार्म करेगा या मार करेगा। हम लोग जब ये कंप्लेंट्स पे अक्सर लोगों को देखते हैं, जब कंप्लेंट्स होती है उनका ज्यादातर क्या होता है कि हमें अपनी गली में कोई भी कुत्ता नहीं चाहिए, हमारे बच्चों ने खेलना होता है, हालांकि वो कुत्ता हार्मफुल ना भी हो तब भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो चाहते हैं कि मतलब इस इलाके में कोई इनको कुत्ता नजर ही ना आए, तो ये नहीं हो सकता, वो हमारी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, आप उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं कर सकते। तो इस पे ओवरऑल हमारा सिस्टम चलता है। मैं यही लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके साथ थोड़ा सा हम्बल रहे, प्यार करें। कुत्ता एक वाहिद जानवर है जो आपकी सेंसेस को बहुत पहचानता है, अगर आप उसको हार्म करने की नेचर से आएंगे तो वो बात करेगा, अगर आप उसे प्यार से फीड देंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा, और वो आपको पहचानता है। अगर आप दूर से भी आ रहे होंगे ना कि गाड़ी में फीड प्रोवाइड कर ले, तो उसको पता है कि यही गाड़ी मुझे खाना देने आती है तो ये खाना देगी, मतलब वो इतना लॉयल होता है आप लोगों के साथ। तो आई थिंक तो लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए और इनके साथ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेके हसासियत पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनीला उमैर अहमद, आज का दिन बड़ा अहम है, आज पंजाब में बजट पेश किया जाना है और आज खैबर पख्तूनख्वा में भी बजट पेश किया जाना है। जैसे हमने देखा कि इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट्स जो आई उनमें माशी तरक्की के सारे इशारे और तमाम अहदाफ पूरे, ज़्यादातर अहदाफ पूरे तो किए गए, लेकिन क्या आवाम को केटर कर पाएगा बजट या नहीं? पंजाब में आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि अपोजिशन अरकान भी तैयारी कर बैठे कि आज इजलास को ना होने दिया जाए। देखते हैं कि इजलास आज हो भी पाता है या नहीं। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ। कल इंशाल्लाह अब्दुल्ला भी मेरे साथ मौजूद होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।